Hello everyone, welcome in the next video for the class 7 and the topic is reproduction in plants. इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 बना दिया है जिसमें मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। आज के इस वीडियोस में हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं, इसके साथ ही साथ पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड सीड डिस्पर्सल। So without wasting the time, take out the pen and copies and start making the notes. Because you all know that without pen and copy, if you're watching this video is none of your use. बच्चों पार्ट 1 ज़रूर देखना है क्योंकि बिना पार्ट 1 को समझे पार्ट 2 में हम एंटर नहीं कर सकते। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ जहाँ से आप पार्ट 1 को नोटिस कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों जिस तरह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था कि उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स चाहिए होते थे, इन द सिमिलर मैनर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स चाहिए एंड दे बोथ आर ऑफ द डिफरेंट सेक्सेस, मतलब एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। और असेक्सुअल में क्या होता था, असेक्सुअल में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के द्वारा, रूट्स के द्वारा, स्टेम्स के द्वारा, है ना, अलग अलग प्रोसेस के द्वारा सिर्फ एक ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है ह्यूमन बींग्स। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स इसी तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, बट द टॉपिक इज ऑन द प्लांट्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कैसा होता है। तो बच्चों जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ फ्लावर्स के अराउंड घूमते रहता है, यानी जो प्लांट्स में फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स में उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट रहते हैं और वहीं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो सकता है। तो हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर है क्या। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन जरूरी है हमारे लिए। क्या लिखेंगे, ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द टू इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड typically of each sex कहने का मतलब whether it is a male or female, male and female, ये दोनों के रिक्वायरमेंट्स होगी। द प्रोसेस इन विच द टू इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टिपिकली ऑफ ईच सेक्स, ठीक है। और सबसे कॉमन एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स का। लेकिन प्लांट्स के अराउंड क्या घूमता है, flowers. So we can say reproductive, very important, स्टार मार्क देके मैं लिख रहा हूं, reproductive part of the plant is flower, very important. तो बच्चों अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम प्लांट्स के बारे में जहाँ जानना चाहते हैं वहाँ फ्लावर्स को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस बनते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए क्योंकि अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे हाउ टू मेक द डायग्राम ऑफ द फ्लावर का डायग्राम कैसे बनेगा और कैसे हम उन सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए। तो बच्चों हम लोग अब पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स एंड हाउ टू मेक द डायग्राम ऑफ द फ्लावर। क्यों फ्लावर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है वो फ्लावर्स में ही इन्वॉल्व रहता है। तो फ्लावर्स का डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं ये समझना है। तो देखो बच्चों पहले डायग्राम सीख लो। सबसे पहले आप इस तरह एक आर्क खींचेंगे, उसके बाद आप एक सिंपल इस तरह से लॉन्ग लाइन खींच रहे हैं, फिर उसके बाद आप इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर करेंगे और एक पार्ट यहाँ पर इस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको इस पॉइंट से इस तरह का स्ट्रक्चर्स निकालना होगा। आप चाहें जितना भी स्ट्रक्चर निकाल सके अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। मैं बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ और ऊपर जाके राउंड अप कर देना है। यहाँ पर एक, यहाँ और फिर यहाँ। मैं 3 स्ट्रक्चर सबका बना दे रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। उसके बाद बच्चों आपको मालूम है इनकी पंखुड़ियाँ होती हैं, तो ये रही उनकी पंखुड़ियाँ जो यहाँ तक कवर कर रही हैं ना, ये उनकी पंखुड़ियाँ हैं, यहाँ तक कवर हो गई। और नीचे में कोई भी फूल लेते हो एक पत्ता भी रहता है कुछ इस तरह,
Isn't it so nice? कितना अच्छा फ्लावर बन गया। बच्चों इसी तरह का स्टडीज़ को आप करते हुए आप सारे फ्लावर्स को बना सकते हैं। बच्चों इसी तरह के फ्लावर्स का डिज़ाइन जो है वो आपके बुक में भी दिया हुआ है, थोड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है, आप इसको कलर कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होता है वो होता है इसका लेबलिंग, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन, जो कि ये बताएगा कि इसमें मेल पार्ट कौन से हैं, फीमेल पार्ट कौन से हैं। बिकॉज वी ऑल नो दैट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इट इन्वॉल्व्स द टू सेक्सेस, दैट इज अ मेल एंड फीमेल। मतलब इस फ्लावर्स में भी कोई मेल पार्ट है और कोई फीमेल पार्ट है। तो जरा चेक करते हैं कि पहले कौन। तो आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने ये मिडिल वाला बनाया था, तो इस मिडिल वाले को हम समझते हैं इसका लेबलिंग। जो बच्चों सबसे पहले हमने बनाया था ये पोर्शन, इसका नाम होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा। और बच्चों ये जो लॉन्ग पोजीशन, एक लॉन्गिट्यूडनल मैंने इस तरह करके बना दिया है, इसका नाम पूरा का पूरा नाम होता है स्टाइल। स्टिग्मा, स्टाइल। और ये जो इस तरह का स्वलन पार्ट है इसको हम कहते हैं ओवरी। इसको हम कहते हैं ओवरी। क्लियर? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके। और बच्चों ये तीनों मिल जाए तो इसकी को हम कहते हैं पिस्टिल और कार्पेल। दोनों एक ही नाम से हम डिनोट करते हैं। पिस्टिल भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, कहीं कहीं कार्पेल, कहीं दोनों ही। और यही पिस्टिल और कार्पेल ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यानी इस फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? पिस्टिल और कार्पेल। और पिस्टिल और कार्पेल किस किस चीजों से बना हुआ है बच्चों? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्लियर। यानी आज के बाद कोई अगर आपसे पूछे कि फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, देन यू हैव टू गिव द आंसर दैट इट इज अ पिस्टिल और कार्पेल। और बच्चों पिस्टिल और कार्पेल किन किन चीजों का बना होता है? सिंपल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। एक बार बोलकर देखिए मेरे साथ, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्लियर? क्लियर? स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला जो हमने डायग्राम बनाया था, सिर्फ आप डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, आपको सारा नाम ऑलरेडी अपने आप याद हो जाएगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दो तीनों मिल गया तो पिस्टिल और कार्पेल। और ये पिस्टिल और कार्पेल यही आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, वेरी गुड। ड्रॉ कीजिए। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बच्चों चेक करते हैं अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैं जरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यहां बनाता हूं। बच्चों आपने देखा कि ये मिडिल वाला पोर्शन जो था वो फीमेल पार्ट था। उसके बाद मैंने ये एक तरह का लॉन्ग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और ऊपर में इस तरह का राउंड स्ट्रक्चर किया। बच्चों यही जो है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो। ये जो ऊपर मैंने राउंड लाइक स्ट्रक्चर किया इसको बच्चों कहते हैं एंथर। और ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है बच्चों फिलामेंट। इजी। एंथर राउंड वाले स्ट्रक्चर को, और ये लॉन्ग स्ट्रक्चर्स जो है इसको कहा जाता है फिलामेंट। और ये दोनों मिल गया तो इसका नाम हो गया स्टेमन। ये दोनों मिल गया तो इसका नाम हो गया स्टेमन। एंड द स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो स्टेमन है बच्चों इसी को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कितना सिंपल सा चीज है ना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल और कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन के 2 पार्ट हैं अलग अलग, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। अगर आप इतना ही रिप्रेजेंटेशन कर ले तो बाकी सारे तो आपके हाथ का, बाएं हाथ का खेल है। क्यों? अब आप खुद ही बता दो। ये जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ते होते हैं ना फूल में, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? कमेंट करिए। ये जो पत्ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रीन रंग का, इनको बच्चों कहते हैं हम सेपल्स। सेपल्स। और बच्चों ये जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं इनको क्या कहते हैं? जरा बता। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, दे आर नोन एज पेटल्स। सेपल्स पेटल्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान देना, जो ग्रीन रंग का होगा वो सेपल्स, और जो उसके अंदर में कलरफुल उनके जो पंखुड़ियां होती हैं उनको हम लोग पेटल्स कहते हैं। उनको हम लोग पेटल्स कहते हैं। क्लियर? उसके बाद बच्चों आप जरा सोचो, ये फूल है, ये फ्लावर्स है, तो ये किसी भी प्लांट्स में रहेगा तो किस एंड से रहेगा? मान लो ये प्लांट है तो ये ब्रांचिंग है, तो इसी ब्रांचिंग में ना फूल रहेगा, इसी ब्रांचिंग में फूल रहेगा। इसका मतलब ये जो पार्ट है वही वाला ये पार्ट है। और बच्चों इसी पार्ट को हम कहते हैं रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल याद रखना, जहां से वो किसी स्टेम में जुड़ा हुआ रहेगा, इसी को हम कहते हैं रिसेप्टेकल। अब आप चेक कर लो कि आपके बुक्स में ये सारी चीजें दी हुई हैं या नहीं, पूरे प्लांट्स के, पूरे फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स में।
अब इसमें बहुत सारे आंसर्स भी आपको मिल गए। अगर आपसे पूछा जाए कि एंथर और फिलामेंट से मिलकर क्या बनता है तो आप क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड स्टेमन। क्यों? और ये है क्या? व्हाट आर स्टेमन? व्हाट इज स्टेमन? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब ध्यान देना, ये किसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है? ऑफ फ्लावर। फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। पिस्टिल और कार्पेल किस चीज का रिप्रोडक्टिव पार्ट है? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ये भी था जो सबसे पहले मैंने लिखवाया था, व्हाट इज इट? व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? और उसका आंसर क्या था? इट इज द फ्लावर। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट। उस फ्लावर के अंदर में मेल और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं जिसका दो पार्ट, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट, और फीमेल का एक पार्ट नाम जिसका नाम है पिस्टिल और कार्पेल, और इसके तीन पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर? क्लियर? गुड गुड। बच्चों इसके बाद एक छोटा सा चीज और ऐड कर लो, याद रखना है ना, ये याद रखना क्योंकि आगे जैसे ही मैं टॉपिक बढ़ूंगा वो याद रखना पड़ेगा। ओवरी के अंदर में इस तरह राउंड स्ट्रक्चर्स, गोल गोल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। बच्चों ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं ओव्यूल्स। क्या कहते हैं बच्चों इनको? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स याद रखना। ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओवरी के अंदर, इनसाइड द ओवरी। एंड एंथर के अंदर में भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और उनको कहते हैं हम पॉलन ग्रेन्स। इनको क्या कहते हैं बच्चों? पॉलन ग्रेन्स। जल्दी से इसको ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि इसके बाद हम लोग जो है आगे चलकर बात करते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये फ्लावर्स का डायग्राम बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो जरा सा कि इस फ्लावर्स में मैंने मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट को साथ साथ बनाया है ना। इसका मतलब ऐसा जरूर कोई फ्लावर्स होता होगा जिसमें स्टेमन एंड पिस्टिल साथ साथ रहते होंगे। और बच्चों जब दोनों पार्ट यानी मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट साथ साथ किसी भी फ्लावर्स में रहते हैं तो वैसे फ्लावर्स को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। Bisexual flower when the stamen and pistil both retain in a same flower, ठीक है, इट इज नोन एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। और बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी फ्लावर्स में या तो मेल पार्ट ही मिले या तो फीमेल पार्ट ही मिले, मतलब आइदर स्टेमन और पिस्टिल या कार्पेल दोनों में से कोई एक मिल सकता है। मेल पार्ट में बोल रहा हूं इसका मतलब उसका नाम स्टेमन है, और फीमेल पार्ट में अगर बोल रहा हूं रिप्रोडक्टिव पार्ट तो उसका नाम पिस्टिल और कार्पेल है। तो जब दोनों में से कोई एक ही रहे तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इजी। चलिए इसको हम लोग स्टडी करके आगे समझते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। मिटा दें इसको। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है फ्लावर का, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब बात करेंगे बच्चों हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब जब दोनों प्रेजेंट हो साथ साथ यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो देन इट इज नोन एज अ बाइसेक्सुअल। बाई मतलब टू और यूनि मतलब वन। तो जब एक ही सेक्सेस प्रेजेंट हो तो यूनिसेक्सुअल, दोनों प्रेजेंट हो तो बाइसेक्सुअल। क्लियर है? तो अभी हम लोग बात करेंगे यूनिसेक्सुअल एंड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। टॉपिक डालते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो हम लिख सकते हैं those flowers having either male reproductive part। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ व्हाट आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? कमेंट करिए, वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए। साइंस वाले स्टूडेंट्स बेईमानी नहीं करते, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए। सो दोज फ्लावर्स हैविंग द आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बिल्कुल सही। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम कहते हैं स्टेमन। वेरी गुड। यानी किसी किसी किताब में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं लिखकर डायरेक्टली स्टेमन भी लिखा जा सकता है। सो दोज फ्लावर्स हैविंग आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट। जल्दी से कमेंट करिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यस एग्जैक्टली इट इज द पिस्टिल और कार्पेल। मतलब कोई बच्चा हो सकता है उसका मन करे पिस्टिल लिखने का, लिख देगा। किसी का मन करेगा नो सर कार्पेल लिखेंगे तो कार्पेल भी लिखेगा। दोनों का मतलब एक ही है, दे आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल का।
So those flowers having either male reproductive part or female reproductive part are called either or, है ना, मतलब दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, are called unisexual flower. इजी. अब इसके एग्जाम्पल्स पे खास तौर से आप लोगों को ध्यान देना है कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. तो बच्चों फ्लावर्स ऑफ, जनरली आपके जो बुक में दिया है वही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. फ्लावर्स ऑफ पापाया, है ना, पपीता का जो पेड़ होता है देखते हैं, और कॉर्न्स का जो पेड़ होता है, ये दोनों आपके यूनिसेक्सुअल, मतलब पपीता वाला पेड़ में आप फ्लावर्स जब देखते होंगे तो उसमें या तो आपका मेल पार्ट रहेगा या फीमेल पार्ट रहेगा. कभी चेक करना है ना, आपके घरों में पापाया का पेड़ बहुत ज़्यादा होता होगा तो आप उसमें जब फूल आता है तो चेक कर सकते हैं वेदर इट इज़ अ मेल पार्ट और द फीमेल, विच वन इज प्रेजेंट हियर. क्लियर है बच्चों? चलिए नोट कीजिए. इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर का. बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो आप जरा मुझे बताएंगे बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम क्या बोल सकते हैं. बाई मतलब टू और यूनी मतलब वन. तो जिसमें आइदर स्टेमन हो या ये पिस्टल हो, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए. बाइसेक्सुअल मतलब दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि मैंने डायग्राम में बनाया था. तो हम क्या बोल सकते हैं, दोज फ्लावर्स दैट हैव बोथ ही. एग्जैक्टली, ठीक है, लिख दो. दोज फ्लावर्स हैविंग बोथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. बोल बताओ जल्दी से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको कहते हैं? इट इज द स्टेम. अब तक तो याद हो गया होगा आप लोगों को. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा? स्टेमन. और बच्चों एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, चलो बताओ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा? पिस्टल या कार्पेल, कुछ भी लिख सकते हैं. वेरी गुड. are called bisexual flower. easy. अब इसका एग्जाम्पल बता दो बच्चों. एग्जाम्पल देखो, इसमें मस्टर्ड, सरसों का फूल देखे है ना, ऐसे कर लो. फ्लावर्स ऑफ मस्टर्ड समझते हैं? सरसों. एग्जैक्टली. मस्टर्ड जो है वो आपका सरसों का जो रहता है ना. सरसों का फूल देखे हैं कभी? बताओ किस रंग का होता है, कमेंट करिए. यस, मस्टर्ड हो गया. आपने देखा होगा एक मूवी DDLJ है, और उसमें आपने देखा होगा शाहरुख खान को एक येलो फ्लावर्स के बीच में रहते हुए. वो येलो फ्लावर्स जो है वो मस्टर्ड का फ्लावर्स है. क्लियर? तो मस्टर्ड हो सकता है, टोमेटोज हो सकता है, टोमेटोज, ब्रिंजल, ये सब के जो फ्लावर्स होंगे बच्चों वो कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल. मतलब इनमें दोनों ही पार्ट, दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम स्टेमन कहते हैं, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम पिस्टल या कार्पेल कहते हैं, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं. जब दोनों प्रेजेंट हो तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, जब दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये है आपका यूनिसेक्सुअल एंड द बाइसेक्सुअल फ्लावर. चलिए जल्दी से नोट करिए. और इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग करेंगे पॉलिनेशन. ओके बच्चों, अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों पॉलिनेशन. और मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चों को पॉलिनेशन समझने में ही दिक्कत होती है. आज के बाद इस वीडियोस को देखने के बाद आपको पॉलिनेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, एंड यू ऑल विल फील कंफर्टेबल व्हाइल राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनेशन. और यकीन मानिए कि बस अब शुरू होते होते ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. ओके, इससे पहले कि मैं पॉलिनेशन शुरू करूं, एक बार जरा सा क्विक रिकैप देख लेते हैं जो हम लोगों ने फ्लावर्स के बारे में सीखा था. बच्चों याद करो, मैंने फ्लावर्स को कुछ ऐसे बनाया था ना, ये देखो कुछ इस तरह. मैं इस बार थोड़ा रफली बना रहा हूं. ओके, ये वाला पार्ट, मतलब ये पूरा का पूरा फीमेल पार्ट है. सबसे पहले स्टार्ट करते समय फीमेल पार्ट को पहले बनाना है. ओके, अब क्या होता है बच्चों, उसके बाद आपने एंथर को लगाया, ये रहा एंथर, एंड फिलामेंट मतलब मेल पार्ट को आपने रिप्रेजेंट किया. मैं अभी हाफ बना रहा हूं क्योंकि मुझे पॉलिनेशन समझाना है. अब देखो होता क्या है, अब जरा सा मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने आपको क्या बताया था कि ओवरी के अंदर में ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसका क्या नाम है? जिसने डायग्राम अच्छा से देखा होगा उसको पता चला होगा उसके राउंड स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं. क्या कहते हैं जरा सा बताओ? इट इज नोन एज अ ओव्यूल्स. बहुत बढ़िया. उसी तरह इस पोर्शन को क्या कहते हैं? इसको हम कहते थे बच्चों एंथर. और एंथर के अंदर में क्या रहता था? जल्दी से बताइए. एंथर के इनसाइड द एंथर व्हिच थिंग्स आर प्रेजेंट? दे आर नोन एज पॉलन ग्रेन्स. वेरी गुड, वेरी गुड. प्लीज कमेंट करिए जरूर, है ना.
आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट में मुझे सिर्फ और सिर्फ आंसर बताइए। नो नीड टू से कि वीडियोस आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो आप आगे प्रोसीड कीजिए, जहां भी ठीक लगे वहां पर आप देखिए। लेकिन अगर आपको समझना है तो वाकई इस जगह को समझिए और फिर अपने आंसर्स को कमेंट करिए। तो आप यहाँ एंथर, इसके अंदर में पॉलिन ग्रेन्स। बच्चों पॉलिनेशन में होता क्या है? अच्छा एक बार इसका भी नाम बता दो, ये ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? वीडियो को पॉज करके जल्दी से नाम बताओ। व्हाट इज द, मैं इसको बता दे रहा हूँ, ए नंबर क्या होगा? मतलब अगर मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट किया तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ए? रिप्रेजेंट करिए, जल्दी बताइए, डायग्राम तो सीखे आप। यस, इट इज नोन एज अ, मैं यहां लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, इट इज नोन एज स्टिग्मा। स्टिग्मा है ना, पहला ऊपर का पोर्शन को स्टिग्मा। अब जरा खुद ही सोचो, एंथर के अंदर में जो पॉलन ग्रेन्स है, ये एंथर कभी फट गया है ना, कभी इसका एक्सप्लोजन हो गया, इसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स निकले। अब ये पॉलन ग्रेन्स किसी तरह उड़ते हुए यहां तक आ गए। पॉलन ग्रेन्स अगर यहां से, मतलब एंथर से स्टिग्मा में चले गए, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ गए। बच्चों ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना, किसका ट्रांसफर? किसका ट्रांसफर? सर पॉलन ग्रेन्स का। वेरी गुड। और पॉलन ग्रेन्स कहाँ मिलते हैं? एंथर के अंदर में। सो द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर कहाँ गया? टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। कितनों को याद हो गया? कितनों को याद हो गया? कमेंट करिए जल्दी, या डेफिनेशन लिख के दिखा दीजिए कमेंट में। फिर से मैं बता दे रहा हूं, किसका ट्रांसफर करना है? पॉलन ग्रेन्स का। तो हाउ कैन आई राइट द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स? कहां से? फ्रॉम एंथर। कहां जाएगा? टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। लिख दें इसको, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स है ना, फ्रॉम, कहां है पॉलन ग्रेन्स? कहां मिलता था पहले? फ्रॉम एंथर। फ्रॉम एंथर कहां गया? टू स्टिग्मा। टू स्टिग्मा is called pollination। जिस बच्चे को ये एग्जैक्टली याद हो गया, अगर एक बार में समझो कि वो पूरा चीज अच्छे से समझ रहा है, और जिस बच्चे को याद नहीं हो पा रहा है प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, पता चल जाएगा कि ये चीजें क्या है। सो सिंपली हम बोल सकते हैं बच्चों की ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। अब बच्चों टाइप्स होता है पॉलिनेशन का, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का कितना टाइप्स होता है? सर दो टाइप्स होता है। सबसे पहले को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और सर दूसरे को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है ना, कहानी तो वही है ना बच्चों, दोनों का डिफरेंस, याद रटने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएगा और खुद से आप कर सकते हो। ये अपने से हो गया ना, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इन द सिमिलर मैनर। अब बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर में, ये देखो एक ही फ्लावर का डायग्राम था, इसमें पॉलन ग्रेन्स उड़कर अपने ही स्टिग्मा पे चला गया। जब एक ऐसा फ्लावर्स हो जिसमें आपके दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो बच्चों अपने से, अपने अंदर से पॉलन ग्रेन्स का निकलकर उसमें स्टिग्मा में चला जाना। खुद में जब ये काम होता है तो सेल्फ, अगर इस फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर में चला जाता तो हो जाता क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो देखो डेफिनेशन यहीं से लिखेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स कहाँ से? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखो यहां तक तो कॉमन है ना, क्योंकि ये यहां तक तो यहां से लेकर यहां तक कॉमन है, क्योंकि ये पॉलिनेशन का डेफिनेशन। टू द स्टिग्मा। लेकिन इसके बाद हम लोगों को जो लिखना है वो ध्यान देना है, ऑफ द सेम फ्लावर। बस हो गया कहानी। एक ही फ्लावर में अगर ये काम हो रहा है, ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं बच्चों हम क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या आप मुझे इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं? आप मुझे कमेंट करके इसका एग्जाम्पल दीजिए। जरा थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। क्या कर सकते हैं बताओ? सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ होता है? जरा सोचो। सेल्फ पॉलिनेशन वहां होता है बच्चों जहां पर आपका मेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एक साथ साथ होंगे। जहां साथ साथ होंगे वहीं पर। और आप जरा मुझे बताओ, वैसे फ्लावर्स जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं, व्हाट इज द नेम? कमेंट करिए। ऐसे फ्लावर्स को क्या कहते हैं? ऐसे फ्लावर्स को क्या कहते हैं? वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए।
एग्जैक्टली वैसे फ्लावर्स को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी दोनों मेल पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट साथ साथ प्रेजेंट है, तो इनको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर किसके किसके होते हैं, उसमें चांसेस रहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के, तो अब आप कमेंट करके मुझे एग्जांपल बताइए। अब बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन में क्या, सेम डेफिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहां तक तो कॉमन है ना सबको, यहां तक तो कॉमन है ना। ऑन अ डिफरेंट प्लांट, on a different plant of same kind, on a different plant, अलग अलग प्लांट में अगर ये काम हो रहा है तो इसको हम कहते हैं क्रॉस हो गया, है ना, एक फ्लावर से दूसरे प्लांट में चला गया। अपने फ्लावर्स में भी अगर चला जाता है दूसरे में तो भी इसको हम क्रॉस कह सकते हैं। सेम काइंड इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो जल्दी से मुझे इसका डेफिनेशन लिख के दिखा दीजिए, सॉरी एग्जाम्पल्स मुझे बता दीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए एग्जाम्पल्स। ओके बच्चों, अब इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, दैट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। अब ज़रा खुद से सोचो कि सर ये जो एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन्स है, क्या ये अपने आप चला जाता होगा या किसी की मदद से जाता होगा? बच्चों ये किसी की मदद से जाता है, और वैसे एजेंट्स को जो इनकी मदद करते हैं, the agents that helps in the transfer of the pollen grain from the anther to stigma, they are known as pollinators। याद रखिए, जिनके सहारे pollinators, जिनके सहारे, तो मतलब क्या बोलेंगे, द एजेंट्स, ये एजेंट्स होते हैं बच्चों। जैसे LIC एजेंट, LIC एजेंट क्या करता है, किसी का LIC करता है, तो पॉलिनेशन करने के लिए जो एजेंट रहेगा उसको पॉलिनेटर कहते हैं। अब उसको ये नहीं बोल सकते कि पॉलिनेशन का एजेंट है, नहीं, दे आर नोन एज पॉलिनेटर्स। तो क्या बोलेंगे, द एजेंट्स दैट हेल्प्स इन, हेल्प करते हैं, दैट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ, दैट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। किसका ट्रांसफर करवा रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स का। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बाद में लिख सकते हैं, इज कॉल्ड पॉलिनेटर्स। अब सर ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं, बिल्कुल बहुत सारे एजेंट्स हैं। उसका एग्जांपल बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, पॉलिनेटर्स का एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहला विंड, हवा के द्वारा हो सकता है, यानी हवा आया, इसके अंदर का पॉलन ग्रेन्स उड़ाकर इस पर ट्रांसफर कर दिया। कभी कभी मन में सवाल आता है कि सर दूर चला गया तो पॉलिनेशन नहीं होगा, ईजी। हवा अगर बहुत जोर का हो और इसके पॉलन ग्रेन्स उड़ते हुए दूसरी जगह चले गए तो पॉलिनेशन नहीं होगा, सिंपल। अगर कभी इसके ऊपर आए तो पॉलिनेशन होगा। तो विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैट्स, और एक नाम और लिख लो, ह्यूमन बीइंग्स। हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसा। जब आप कभी पार्क में जाते हैं, अपने हाथों से उस फ्लावर्स को टच करते हैं, देखने का मन करता है ना कि फ्लावर्स कितने सुंदर दिखते हैं, और आपके हाथों में अगर ये पॉलन ग्रेन्स चिपक गए और गलती से आपने फिर स्टिग्मा को भी टच कर लिया तो वो भी ट्रांसफर हो सकते हैं। क्लियर, एक्सीडेंटली भी ये ट्रांसफर होता है। सो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और गिव द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनेटर्स, सो यू कैन राइट ऑल दीज एग्जांपल्स, विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैट एंड ह्यूमन बीइंग्स, दे ऑल आर द पॉलिनेटर्स दैट helps you to carry the transfer of the pollen grains from the anther to the stigma, and such process is known as a pollination। मतलब pollination simply pollen grain का ट्रांसफर है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम और कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन, थोड़ा राइमिंग वाला नाम है। पॉलिनेशन किसका होगा भाई, पॉलन ग्रेन का होगा, कहानी खत्म। और पॉलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं, एंथर में, ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा, स्टिग्मा में, हो गया, कहानी खत्म, इजी। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, बिकॉज आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन। चलिए ड्रॉ कीजिए जल्दी इसको। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोगों का है फर्टिलाइजेशन। आखिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो बच्चों फर्टिलाइजेशन समझने से पहले हम कुछ ऐसा समझेंगे, ठीक है। आपको याद होगा कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर में ये छोटे छोटे पार्ट्स क्या थे, इनको हम कहते थे ओव्यूल्स, OVULES, ओव्यूल्स। और बच्चों एंथर के अंदर में क्या रहता था, पॉलन ग्रेन्स। ये दो नाम भूलिए मत। अगर कोई पूछे ओव्यूल्स क्या है
तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। और पॉलिन ग्रेन्स क्या है? इसको हम बोलेंगे मेल गैमेट्स। अब क्वेश्चन ये है कि सर गैमेट्स किसको कहते हैं? चलिए, तो बच्चों जो गैमेट्स होता है, कहाँ लिख दें? यहाँ लिख देते हैं। बच्चों जो गैमेट्स होता है इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। अब जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन ही यही था कि यहाँ पर दो अलग अलग सेक्सेस की जरूरत पड़ती है, दैट इज अ मेल एंड द फीमेल, है ना। तो अब यहाँ पर मेल की तरफ से कौन सा गैमेट्स आएगा, यानी मेल की तरफ से कौन सा रिप्रोडक्टिव सेल आएगा, और फीमेल की तरफ से कौन सा रिप्रोडक्टिव सेल पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके। क्लियर है? मतलब जब तक पॉलिन ग्रेन्स ओव्यूल्स के साथ कंबाइन नहीं करेगा, फ्यूज नहीं करेगा, तब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा। क्लियर? यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? इट इज द फ्यूजन ऑफ, यूनियन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ, कुछ भी बोल सकते हैं आप, द फ्यूजन ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स टू द ओव्यूल्स। मतलब इस पॉलिन ग्रेन्स को यहां तक पहुंचना है। तो आपको तो एक चीज पता चल गया ना कि पॉलिनेशन से यहां तक तो आ सकता है, हवा के द्वारा, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। बस यहीं तक आएगा। पॉलिनेशन मतलब सिर्फ ट्रांसफर, यहां तक नहीं। क्लियर? अब जैसे ही पॉलिन ग्रेन्स इसके ऊपर आता है बच्चों, ये अपने अंदर से ट्यूब बनाता है, यहां से एक ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू होता है, और उसी ट्यूब के अंदर से आकर ये जो पॉलिन ग्रेन्स है इस ओव्यूल्स तक पहुंच जाता है। ये जो ट्यूब बना इसका नाम होता है पॉलिन ट्यूब। इसको हम कहते हैं पॉलिन ट्यूब, जो कि स्टाइल के अंदर में बनता है, और फाइनली उस ट्यूब से होते हुए वो कहां पहुंचता है? ये कोई ग्लास ट्यूब नहीं है, बाय नेचर नेचुरली ऐसा बनता है। और ये कहां पर पहुंचा बच्चों? ओव्यूल्स के पास। अब जैसे ही पॉलिन ग्रेन्स ओव्यूल्स के पास पहुंचा, हो गया फर्टिलाइजेशन। मतलब जैसे ही वो उससे मिला, फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या कहेंगे बताओ? फर्टिलाइजेशन में क्या हो सकता है? द प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन ऑफ, किसका फ्यूजन हो रहा है बताओ? मेल गैमेट्स। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि मेल गैमेट्स फ्लावर का किसको कहते हैं? पॉलिन ग्रेन्स। आज के भूलना नहीं, मेल पार्ट बोला जाए तो स्टेमन, मेल गैमेट बोला जाए फ्लावर का तो पॉलिन ग्रेन्स। तो प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट्स कौन सा? बगल में मैं लिख दे रहा हूं, पॉलिन ग्रेन्स। इजी। द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट्स विथ, किसके साथ हो रहा है? फीमेल गैमेट्स। बताओ जल्दी से, फीमेल गैमेट्स फ्लावर का कौन सा है? ओव्यूल्स। यस, ओव्यूल्स, ovules. So the process of the fusion of the male gametes with the female gametes in a flower, ये फ्लावर में ही होगा और कहीं नहीं, फ्लावर के बाहर नहीं करना। In a flower is called fertilization, क्योंकि fertilization हम इसी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, is called fertilization। ठीक है? कैसे होगा आप लिख सकते हैं अपने से। A pollen tube is formed and inside the, from the pollen tube the pollen grains migrate and combines with the ovules। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब जरा खुद से सोचो, पॉलिन ग्रेन्स, पॉलिन ग्रेन्स किसके साथ मिल गया? ओव्यूल्स के साथ मिल गया। अब बच्चों इन दोनों के मिलने पे जो बनता है इसी को कहते हैं जाइगोट। मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद कौन सा चीज बनेगा? जाइगोट। तो यह लिख सकते हैं हम, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब यही जो जाइगोट है बच्चों, जब धीरे धीरे डेवलप्ड होगा, है ना, उसका डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, तो उसको एक अलग नाम से जानते हैं, उसी को हम कहते हैं एम्ब्रायो। एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो ही क्या होता था? याद करो, क्लास 5-6 में आप पढ़ते थे, यंग बेबी प्लांट। किसी भी बीज के अंदर में जो छोटे से प्लांट होते हैं उनको एम्ब्रायो कहते हैं, है ना, एक तरह का एम्ब्रायो है। तो जाइगोट जब डेवलप्ड होता है, ऑन द डेवलप्ड स्टेज इट इज नोन एज एम्ब्रायो, एंड एट इट्स अर्ली स्टेज, शुरुआत में जब फर्टिलाइजेशन होके बनता है तो उसको जाइगोट कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया फर्टिलाइजेशन से क्या क्या हो रहा है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहां पर एक बात समझो, अब यहां पर एक बात समझो, पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर हुआ तो उसको पॉलिनेशन, जब अंदर जाके मिल गया तो फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट डेवलप हुआ तो क्या बना? एम्ब्रायो बना।
क्लियर? जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है ना, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो पता है क्या होता है, इसके इस फ्लावर्स के चारों तरफ जो इसके पंखुड़ियाँ थी, जो उसके सेपल्स थे, वो सब सूख जाते हैं और वो गिर जाते हैं. दे गेट ड्राइड अप एंड फॉल्स डाउन. ऑल द सेपल्स पेटल्स दे जस्ट गेट ड्राइड अप. ड्राइड अप मतलब सूख गए और वो नीचे गिर गए. लिविंग बिहाइंड ओवरी. इस ओवरी को छोड़कर करते हैं. यानी ये ओवरी, क्योंकि इसी में फर्टिलाइजेशन हुआ था. फर्टिलाइजेशन की जगह कौन सी है? ओवरी है. किसी में पॉलन ग्रेन्स आके अपना फर्टिलाइज किया था. किसके साथ मिला था? ओव्यूल्स के साथ मिला था. व्हाट इज ओव्यूल? फीमेल गैमेट ओव्यूल्स को कहते हैं. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके. अब ये जो ओवरी है ना बच्चों, ये जब मैच्योर होता है या राइपेंड होता है, बन जाता है फ्रूट्स, जिसको आप खाते हैं. गुआवा समझ लो, है ना. अगर आपने अमरूद का पेड़ देखा होगा तो उसमें फ्लावर्स आते हैं और वही फ्लावर्स का ओवरी वाला पार्ट जो होता है वो हम खाते हैं. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं. क्या मैं इसको मिटा दूं फर्टिलाइजेशन का? यस, सबका हो गया. देखिए, अगर किसी तरह की कोई डाउट है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए. अगर ये सब आपको आता है तो आप वीडियोस को 1.5 to 2.5 की स्पीड से भी देख सकते हैं. ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो है कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या बनेगा. तो फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों ध्यान देना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ध्यान दो, बहुत इजी है. फर्टिलाइजेशन हो गया तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या होगा? द सेपल्स, पेटल्स एटसेट्रा ड्राइड अप एंड फॉल्स डाउन. सूख जाने के बाद नीचे होते हैं, फॉल्स डाउन. ठीक है, और यहां पर एक मैं पॉइंट लिख रहा हूं, द राइपेंड मतलब पका हुआ, राइपेंड एंड मैच्योर ओवरी. ये ओवरी जब पक जाता है और मैच्योर हो जाता है, कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट्स. इसी को फ्रूट कहते हैं. अगर कोई पूछे व्हाट इज फ्रूट, फ्रूट का डेफिनेशन बताओ, तो बच्चों फ्रूट का डेफिनेशन ही है राइपेंड और मैच्योर्ड ओवरी इज नोन एज फ्रूट. हाँ, ठीक है, इनटू फ्रूट्स. और बच्चों ये जो ओव्यूल्स है ना, ये जो ओव्यूल्स है यही उसका बीज बनता है, सीड्स बनते हैं. आपने अमरूद के अंदर में जो सीड्स देखे होंगे, गुआवा के अंदर में जो सीड्स देखे होंगे, इट इज जस्ट सिंपली द ओव्यूल्स. फ्लावर के समय उसका नाम ओव्यूल्स था, फल बन गया, फ्रूट्स बन गया, राइपेंड होने के बाद तो उसका नाम सीड्स पड़ गया. क्लियर है? गुड. लेकिन कभी कभी किसी प्लांट्स में ऐसा भी होता है बच्चों कि ओवरी भी काम नहीं करता है ना, ये डेवलप नहीं होता. उसका नीचे वाला पार्ट, कमेंट करिए इस पार्ट को क्या कहते थे? रिसेप्टेकल. ये रिसेप्टेकल पार्ट जो होता है ये मैच्योर हो जाता है. ओवरी नहीं मैच्योर होके रिसेप्टेकल मैच्योर होता है और वही फ्रूट्स के रूप में हमारे सामने आता है. एक एग्जांपल है उसका एप्पल. और वैसे फ्रूट जिसमें ओवरी मैच्योर होके नहीं आता, उसके रिसेप्टेकल मैच्योर होके आता है, सच फ्रूट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट. उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं फॉल्स, झूठ मूठ का फल है. क्यों? क्योंकि सर ओवरी तो मैच्योर ही नहीं हुआ. इसमें क्या मैच्योर हुआ? रिसेप्टेकल गेट्स मैच्योर. और इसका बेस्ट एग्जांपल आप क्या दे सकते हो? एप्पल. यानी एप्पल कैसा फ्रूट्स है? फॉल्स फ्रूट. क्या बोलते हैं उसको? फॉल्स फ्रूट, झूठ मूठ का फल, ऐसा हम लोग बोलते हैं. क्लियर है बच्चों? इजी लग रहा है? वेरी गुड. अब जाहिर बात है, अब ओव्यूल सीड में चेंज हो गया. अब यही सीड धीरे धीरे जर्मिनेट करेगा. जर्मिनेशन, बीज बन गया. तो आप याद करो क्लास 5 में आप क्या पढ़ते थे? व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द और जर्मिनेशन ऑफ सीड? एयर, वाटर, वार्म. उसको हवा दे दो, पानी दे दो और थोड़ी सी टेम्परेचर, गर्मी दे दो, सीड्स अपने आप मैच्योर होगा. एग्जांपल आप करते थे चना वाला सीड लेकर, याद करो ग्राम्स का सीड को आप पानी में डालते थे, उसमें कुछ दिनों के बाद उसमें अंकुर निकलना शुरू होता है. इट जर्मिनेट्स. इसका मतलब बिकॉज ऑफ द कंडीशंस ऑफ द एयर, वाटर एंड वार्मथ, दीज 3 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स. अब जो इसमें से सीड जर्मिनेट हुआ, ये भी ट्रांसफर होता है. वो सीड भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल. सीड का डिस्पर्सल करेंगे तो सीड डिस्पर्सल. जल्दी से इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं सीड डिस्पर्सल में. ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है सीड डिस्पर्सल. और इस सीड डिस्पर्सल का मीनिंग क्या है? मतलब अब आपका जो ओव्यूल्स था वो सीड्स में चेंज हो गया और वो सीड्स को
हम किसी भी तरह से फ्रूट्स खाते हैं, फेंक देते हैं, यहाँ वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाता है। पता चला आपने दिल्ली में बहुत बड़े बड़े मैंगोज़ खरीदे और जयपुर में आके आपने फेंक दिया, तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसफ़र के लिए। सीड का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह, इसी को कहते हैं सीड डिस्पर्सल। द ट्रांसफर ऑफ द सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड द सीड डिस्पर्सल। बच्चों सीड का ट्रांसफर और पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर पॉलिनेशन, याद रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि सीड डिस्पर्सल जरूरी क्यों है ना? कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कि मतलब सीड्स हम खाएं और वहीं पर रख दिए। हम लोगों ने, आपने देखा होगा मार्केट में आप लोगों के पास बहुत सारे फल आते हैं, उनके सीड्स को आप अपने घर ले जाते हैं, फिर वहाँ से न जाने कहाँ चला जाता है। सो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना सीड्स का, इसी को हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल। ज़रूरी क्यों है ये हम समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो बच्चों कि कोई एक पौधा है या पेड़ है, उस पेड़ के नीचे में उसके सारे बीज गिर गए, तो आप क्या होगा, वो बीज फिर से ग्रो करेंगे, फिर से नया पेड़ होगा। अब क्या होता है, जब एक ही जगह पे जो स्टार्टिंग में प्लांट था वो उसका पेरेंट हो गया, है ना, वो उनके माँ बाप हो गए, उनसे उन छोटे छोटे प्लांट्स का जन्म होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, अपने पेरेंट प्लांट्स के साथ रहने पर वो प्लांट्स, उसको भी लाइट चाहिए, आपका न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्पेस चाहिए, तो वो क्या करता है, कंपटीशन करता है। किसके साथ, खुद में भी। अगर 2-4 प्लांट्स हो गए तो खुद में भी कर रहा है और अपने पेरेंट प्लांट के साथ भी, कौन कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन करेगा। और बच्चों जब इस तरह की कंपटीशन होती है तो कोई भी सीड्स अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता, है ना। बड़ा पेड़ कभी भी, आपने ये कहावत सुनी होगी कि बड़े पेड़ के छांव में छोटे पेड़ पनपते नहीं हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वो लाइट आने नहीं देता, फोटोसिंथेसिस करने नहीं देगा, पूरा का पूरा वो ढक के रखता है। तो बच्चों इसके लिए उस सीड का ट्रांसफर होना ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन ना हो और उनको अच्छे से आपको लाइट, स्पेस और न्यूट्रिएंट्स मिले ताकि वो ग्रो कर सके और सर्वाइव कर सके। बच्चों ये आपका सेक्शन ई का 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। वाई इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सीड का डिस्पर्सल क्यों जरूरी है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, तो मैंने क्या लिखा है देखो, इट इज बिकॉज इफ द सीड्स आर नॉट डिस्पर्स, अगर सीड डिस्पर्स नहीं होते हैं, देन अ लार्ज नंबर ऑफ द सीडलिंग्स कैन ग्रो वेरी क्लोज टू द पेरेंट प्लांट। बहुत लार्ज नंबर ऑफ, बहुत प्रकार के और बहुत सारे आपके जो सीडलिंग्स होते हैं वो पेरेंट प्लांट के सामने ग्रो करना शुरू कर देंगे। दिस विल रिजल्ट इन द कंपटीशन बिटवीन ऑल सीडलिंग्स एज वेल एज पेरेंट प्लांट। जैसा मैंने बताया कंपटीशन होता है, किस बात का, मार्क्स लाने का नहीं, किस बात के लिए, फॉर गेटिंग द लाइट, स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। इन तीनों चीजों को पाने के लिए कंपटीशन होता है, क्योंकि प्लांट्स को मालूम है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यही 3 चीज चाहिए, लाइट चाहिए, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और इसी तीनों में लड़ाई झगड़ा करके वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। एंड बिकॉज ऑफ दिस द सीड डिस्पर्सल ऑफ सीड इज नेसेसरी, और इसी के चलते ये सब ना हो, इसी के चलते सीड का डिस्पर्सल जरूरी होता है। अब क्वेश्चन है कि सर सीड को कौन पहुंचाए एक जगह से दूसरी जगह, वही लोग जो पॉलिनेशन का काम करते थे। सबसे पहला है देखो कौन, हाउ सीड्स गेट डिस्पर्स्ड, थोड़ा ऊपर हो गया, आप इसको नोट कर लेंगे, हाउ सीड्स आर डिस्पर्स्ड, है ना, कैसे सीड डिस्पर्स होता है, तब चेक कर लो। डिस्पर्सल बाय विंड, विंड के द्वारा, कौन कौन सा, आग का और कॉटन का। आपने बच्चों देखा होगा कभी जब आप स्कूल जाते थे तो कोई एक रुई का टुकड़ा उड़ता हुआ जाता है और हम उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, है ना, वो कौन सा है, वो आग या कॉटन का होता है। नेक्स्ट वन, डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर के सहारे भी डिस्पर्स, मतलब पानी में कोई बीज गिरा और एक जगह से दूसरी जगह बहते हुए चला गया, ये भी एक तरह का डिस्पर्सल है। तो कौन, लोटस हो सकता है, कोकोनट हो सकता है ना, वाटर लिली हो सकता है, ये सब जो प्लांट्स होते हैं जनरली एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनके बीज जो होते हैं वो वाटर के सहारे डिस्पर्स्ड होते हैं। नेक्स्ट वन, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल्स भी डिस्पर्स करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे वो कुछ खा लिए, है ना, खाने के बाद कहीं जाकर अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल दिए, उनके सारे वो बीज भी वहां निकल गया, डेट इज ना, कौन कौन सा ऐसा होता है, चेरी का बीज, एप्पल सीड्स, ऐसे डिस्पर्स होते हैं। उसके बाद ज़ैंथियम एंड यूरेना, ये बहुत कॉमन नेम है, याद रखना, ज़ैंथियम एंड यूरेना। बच्चों आपको याद होगा या आप देखते हैं जब आप प्ले ग्राउंड में जाते हैं और आपके ग्राउंड में वो कांटा वाला घास निकला हुआ रहता है, आपके पूरे, अगर आपने कभी फुल ट्राउजर यूज किया है, हाँ, कभी आप सॉक्स पहने तो सॉक्स में वो कुछ कांटा लग जाता था, याद करो, जब आप दौड़ के आते फिर वो कांटा हम लोग बैठ के निकालते थे। बच्चों वो यूरेना है, ठीक है। और ज़ैंथियम क्या है बच्चों, याद करो, वो कांटा वाला आता है, इसको हम फेंक के किसी को मारते थे। मैं इसका फिगर दिखा रहा हूँ, जरा इस फिगर को चेक करो और फिर देखो कि इसमें वो चीज़ें है या नहीं है, ठीक है, ओके। अब डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, ठीक है,
ये समझ में आया? ज़ैंथियम फिगर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये ज़ैंथियम क्या है। क्लियर? अब आते हैं लास्ट में डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन के सारे मतलब कोई सीड्स है किसी पॉड में बंद है ना, कवर में, जैसे पीस होते हैं, मटर के दाने, वो पॉड के अंदर बंद रहते हैं, वो फट जाएंगे, बर्स्ट कर जाएंगे, तो उसके अंदर से अगर कोई बीज निकलता है तो वो डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन बोल सकते हैं। कौन कौन सा? बाल्सम का सीड, कैस्टर का सीड्स, ये सब जो सीड्स होते हैं जनरली ये कांटेदार पौधे होते हैं, और इनसे जो सीड्स डिस्पर्स होता है वो इसी तरह से होता है। So this is all about the chapter reproduction in plants, और इसका लिंक जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं ताकि आप उसको कवर कर सकें। जिन बच्चों को ये दोनों पार्ट देखने के बाद ये सारे चैप्टर्स को समझ में आ रहा है वो आसानी से क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे। आप चेक कर लेना, ये दोनों पार्ट पहले अच्छे से देखो और फिर क्वेश्चन आंसर्स करके देखो। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पे मत जाओ, हमेशा सोचो समझो, उनको स्टडी करो, अपने बुक्स की स्टडी करो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ आओ साइंस पढ़ेगा वीडियो देख रहे हैं, आपकी जैसी मर्जी, आपको कहीं भी कोई भी वीडियोस आप देख सकते हैं जहां से भी आपको समझ में आए। द मेन मोटो इज द टू इम्प्रूव योर स्किल्स। आपके स्किल्स को इम्प्रूव करना है, आपके नॉलेज को इम्प्रूव करना है, और इससे हम वो चीज़ समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये सारे डाउट, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।